Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic employees and customer role in service delivery. So let's start with introduction. So सबसे पहले सर्विसेज होती क्या है, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है. सो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं मेजरली. प्रोडक्ट क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एक मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो पब्लिक को प्रोवाइड कर ही रही होगी ना, उसी से उसको अर्निंग होगी. उस प्रोडक्ट को वो क्या करती है, सेल करती है, बेचती है. तो वो प्रोडक्ट दो तरीके का हो सकता है, या तो वो गुड्स हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकती है, सर्विसेज. अगर वो गुड्स हैं तो इसका मतलब क्या है, जो टेंजिबल है नेचर में, जिसे हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, गुड्स. जैसे कोई भी फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, ये सारे क्या हैं, गुड्स है, क्योंकि हम इन्हें देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. सो ये टेंजिबल नेचर के होते हैं. बट ऐसे प्रोडक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल होते हैं, ना तो हम उन्हें देख सकते, ना उन्हें टच कर सकते, ना काउंट कर सकते, दैट आर सर्विसेज. सो गुड्स आर टेंजिबल एंड काउंटेबल, बट सर्विसेज आर इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी टच्ड. सो जो सर्विसेज हैं वो कैसी हो सकती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, एजुकेशन एक सर्विस है. जो नॉलेज आपको मिल रही है उसे तो आप देख नहीं सकते ना, जो एक्चुअल में नॉलेज आपके माइंड में जा रही है. इंटरनेट की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप इंटरनेट को देख पाते हो, उसे नहीं देख पाते. तो सर्विसेज क्या है, जिसके अंदर इनटेंजिबल मेजर पार्ट होता है. अब हम एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन का, तो हम बोलते हैं स्कूल तो हम देख सकते हैं, बुक्स हम देख सकते हैं, तो वो इनटेंजिबल कैसे हुआ. स्कूल बुक्स उससे एसोसिएटेड कंसर्न है, यानी कि नॉलेज लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनका उसके साथ एसोसिएशन है. बट एक्चुअल में तो आपको नॉलेज मिल रही है ना, तो मेजर जो चीज़ आपके पास आ रही है वो इंटेंजिबल है. सो जिसमें मेजर पार्ट इंटेंजिबल होता है दैट आर सर्विसेज, और जिसमें मेजर पार्ट टेंजिबल होता है, देख सकते हैं, दैट इज गुड्स. तो जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं, सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर और एम्प्लॉयज़ दोनों कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं. और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं, ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, किसी शॉप पे जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई शॉपकीपर होगा, ओनर होगा, तो एक पर्सन वो भी इन्वॉल्व है, और एक आप खुद बाय करने जा रहे हो तो आप भी इन्वॉल्व हो. तो दोनों पर्सन को कोई ना कोई रोल प्ले करने होते हैं इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. और उन सोर्स को, जो भी उनको वो रोल प्ले करने हैं, वो अच्छे से प्ले करें, तभी हमारी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हो सकती है. तो ये रोल जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कस्टमर. एम्प्लॉयज़ क्या है कि अगर आप, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इधर से कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है या कोई भी सर्विसेज आपको लेनी है, तो जो इस सर्विस को लेता है वो कौन है, कस्टमर. यानी कि आप जाओगे, उन सर्विसेज को लोगे, उसके रिगार्डिंग पैसे पे करोगे, जो भी उनकी फ़ी होगी, वो जो चार्ज करेंगी आपको पे करना पड़ेगा. और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन काम कर रहे हैं वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन एम्प्लॉयज़ का और कस्टमर का क्या रोल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज़, कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी. तो जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हम लेके चलते हैं बैंक. बैंक भी क्या है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. और बैंक के अंदर जो क्लर्क है, या फिर जो भी जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं बैंक के अंदर, जो कैश काउंटर पे बैठते हैं या फिर किसी भी काउंटर पे हैं, वो सब क्या है, एम्प्लॉयज़. तो इन एम्प्लॉयज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट इज़ दे आर द सर्विसेज, कि कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ ही सर्विसेज हैं. जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर का कैबिन कैसा है, बैठने की जगह कैसी है, उससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डॉक्टर कितना एजुकेटेड है, उसे कितनी नॉलेज है, कितने अच्छे से वो आपको मीन्स डायग्नोज कर सकता है. सो सबसे मेन क्या है, सर्विसेज खुद डॉक्टर ही है. तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद सर्विसेज हैं. जिन एम्प्लॉय से हम कंसल्ट कर रहे हैं वो हमें सर्विसेज से मिला नहीं रहे, वो एक्चुअल में वही सर्विसेज हैं. जैसे टीचर है तो टीचर ही सर्विसेज है. तो हम एम्प्लॉयज़ को क्या कंसिडर करते हैं, कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ खुद क्या होते हैं, सर्विसेज ही होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उन्हें ही हमें एक पर्टिकुलर थिंग प्रोवाइड करनी होती है जिसके लिए हम आए हैं. जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप किस चीज़ के लिए जाते हो, ताकि डायग्नोज कर सके डॉक्टर कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे आगे ठीक करना है. तो उसके लिए कौन परफॉर्म करता है, डॉक्टर ही तो परफॉर्म करता है. तो जो डॉक्टर है, जो पर्सन है, उसी को आप क्या मानते हो, वही आपकी सर्विसेज है. सिमिलरली टीचर ही तो आपको एजुकेट करता है, तो टीचर ही क्या है, सर्विसेज है.
तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है सर्विस एम्प्लॉयज़ की कि वो खुद सर्विसेज ही होते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके अंदर या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर जो हमारा पर्सन होता है उसी को हम क्या करते हैं सर्विसेज मान लेते हैं। जिसके एग्जाम्पल हमने क्या लिए, डॉक्टर या फिर टीचर। देन दे आर दी ऑर्गेनाइजेशन इन कस्टमर आइज। पहले तो क्या है कि कस्टमर की आइज में आप ही सर्विसेज हो। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है एम्प्लॉयज़ की कि कस्टमर की आइज में वही ऑर्गेनाइजेशन है। अब कस्टमर की आइज में वही ऑर्गेनाइजेशन है का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि LIC। अब जो भी LIC के एजेंट होते हैं या फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब LIC के एम्प्लॉयज़ आपके घर में आते हैं, आपसे कंसल्ट करते हैं कि इस तरीके की इंश्योरेंस है, आप ले सकते हो, वो ले सकते हो। तो आपकी रिगार्डिंग एक कस्टमर, आप खुद एज्यूम करें आपके घर में कोई LIC का एजेंट आता है और आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये इतने टर्म के लिए है, कितने बेनिफिट्स होंगे। तो आपकी आइज़ में वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी को जज करके आप बताओगे कि LIC की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, सर्विसेज। जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, कंसल्टेंट है। क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हो, जो भी कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी, कि जो भी मीन्स सफ़र कर रहे होते हैं मेंटल प्रेशर से, स्ट्रेस से, तो वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेते हैं। तो एक्चुअल में वो उस पर्सन को ही तो सर्विस कर रहे हैं ना। अब वो जो पर्सन है जो उनके साथ कंसल्ट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुनता है, वही तो सर्विसेज हैं। तो फर्स्ट क्या है कि एम्प्लॉयज़ को ही वो सर्विसेज मान लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि कस्टमर की आइज़ में एम्प्लॉयज़ क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि हर एक सर्विस के अंदर ये चारों चीज़ें हों। कुछ के अंदर एम्प्लॉयज़ सर्विसेज होते हैं, कुछ के अंदर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, कुछ के अंदर ब्रांड के अंदर, और कुछ मार्केटर। जैसे हमने LIC का एग्जाम्पल लिया, तो LIC के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास आया, हमने उसी को क्या समझ लिया कि वही ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ सर्विस तो नहीं है ना, उसमें ये वाला केस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो किसी सर्विस के बारे में हमें बताने आया है। जो सर्विसेज हैं वो तो क्या है, इंश्योरेंस है, वो हमें लेनी है या नहीं लेनी वो हम डिसाइड करते हैं। देन थर्ड इज़ दे आर दी ब्रांड, यानी कि हम एम्प्लॉयज़ को ही ब्रांड कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अगर आप किसी कार को परचेज़ करने जाते हो, तो अगर जिस भी जगह पे आप गए हो परचेज़ करने के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसी के थ्रू आप क्या सोचते हो कि यही ब्रांड है। आप मैकडी में गए, मैकडोनल्ड में गए, तो वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, कितने टाइमली उन्होंने आपके जो भी ऑर्डर है उसे फुलफ़िल किया, उसी के बेस पे आप किसे जज करोगे कि मैकडी कैसा ब्रांड है। तो आप एम्प्लॉयज़ को एज अ ब्रांड भी ट्रीट करते हो। एंड देन दे आर दी मार्केटर, हमेशा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मार्केटर भी रहते हैं। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप किसी बैंक में काम करते हो, फॉर एग्जांपल कि आप HDFC बैंक में काम कर रहे हो, तो आपसे ये एज्यूम किया जाता है कि एम्प्लॉय हमारा क्या है, एक मार्केटर। मार्केटर का मतलब कि वो अगर बाहर जा रहा है कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है कि वो जब उस टाइमिंग पे है कि 8 to 8 अगर टाइमिंग है बैंक की, या फिर 8 to 5 टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग है उसी के दौरान उसे क्या करना है, प्रमोट करना है। नहीं, अगर आप वैसे बाहर जा रहे हो, किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, तो कोई आपसे कंसल्ट करता है कि भाई कौन सा बैंक अच्छा है, तो आप अपने ही बैंक को प्रमोट करोगे। सो एम्प्लॉयज़ को क्या माना जाता है, एज अ मार्केटर भी देखा जाता है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ की 4 बेसिक इंपॉर्टेंस क्या हैं, दे आर द सर्विसेज, कि उन्हीं को कंसीडर किया जाता है कि वो सर्विसेज हैं इन सम केसेज, दे आर द ऑर्गेनाइजेशन इन कस्टमर आई, इन अदर केसेज दे आर ट्रीटेड एज ब्रांड एंड मार्केटर। नाउ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। तो ये डायग्राम हमें क्लियर कर रहा है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हैं, अगर आपकी इंटरनल सर्विस क्वालिटी अच्छी चल रही है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के विद इन सारी पॉलिसीज रेगुलेशन फेवर में है, एम्प्लॉय उनसे सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय उनके साथ हैप्पी हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, रिटेन रहेंगे और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे। आप खुद सोचो, आप किसी बैंक में काम करते हो, जिस भी बैंक में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो टाइमिंग है, जैसा आपके साथ बिहेवियर होता है, जैसा एनवायरनमेंट है, वो आपको अच्छा लगता है, आप उससे हैप्पी हो। तो अगर आप हैप्पी हो तो ऑब्वियसली आप क्या रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे। अब अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो तो आप उसे क्यों छोड़ोगे, तो आप रिटेन ही रहोगे ना। तो एम्प्लॉय रिटेन रहेंगे, एज वेल अब अच्छे से एफर्ट्स के साथ काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करोगे। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई तो एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स
जिस बैंक में आप काम कर रहे हो उससे आप खुश हो, वहीं पे आप काम कर रहे हो, रिटेन रह रहे हो और अच्छी से अच्छी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोवाइड कर रहे हो, अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिटर्न किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा, उन्हें अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो एक्सटर्नल सर्विस अच्छी हो जाएंगी तो कस्टमर हैप्पी हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि भाई इतने अच्छे से हमारे साथ काम कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, हमें सारी चीज़ें टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे। जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ के जाते, तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई हैं तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेंगे, स्विच नहीं करेंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे, आपके ही बैंक में बने रहेंगे। और अगर आपके कस्टमर, जो भी आपके कस्टमर हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जा रहे, आपसे ही परचेज करते हैं हर बार, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, नए नए कस्टमर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी रिवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? एनहांस हो जाएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट। नाउ रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सर्विस डिलीवरी। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले कि एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस क्या है, 4 बेसिक इंपॉर्टेंस हमने देखी। फिर एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, एंड देन दैट लीड टू प्रॉफिट। अब जो 2 मेजर रोल हैं जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं, दैट आर, फर्स्ट इज बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स। सो बाउंड्री स्पैनिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें बाउंड्री स्पैनर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाउंड्री स्पैनर्स। और इन बाउंड्री स्पैनर्स को बाउंड्री स्पैनिंग रोल परफॉर्म करने होते हैं। तो बाउंड्री स्पैनर का मतलब क्या है कि जैसे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी लोगों के साथ डील करेंगे, आउटसाइडर के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करेंगे और उसे इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे, जो इस बाउंड्री पे वर्क करते हैं, दैट आर बाउंड्री स्पैनर। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं। They are referred as boundary spanner because they operate at the organization boundary। जो मैंने अभी बोला कि वो organization की बाउंड्री पे वर्क करते हैं ताकि अंदर जो है और बाहर है उन्हें क्या किया जा सके? कनेक्ट किया जा सके। एंड प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन एक्सटर्नल कस्टमर एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं, जो बाहर लोग हैं, उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं? बाउंड्री स्पैनर्स का। अब बाउंड्री स्पैनर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि आपने रिचार्ज कराया था फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो? कॉल करते हो। जिसको आप कॉल कर रहे हो वो क्या है? बाउंड्री स्पैनर है। जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ कंसल्ट करते हैं कि आपका चेक करते हैं कि रिचार्ज हुआ नहीं हुआ, हो रखा है तो वर्क क्यों नहीं कर रहा, वो सब क्या है? बाउंड्री स्पैनर है। क्योंकि एज अ कस्टमर, आप हो कस्टमर, वो कस्टमर के साथ डील करते हैं और आपकी प्रॉब्लम फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करते हैं कि क्या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका रिचार्ज ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो जो पर्सन ऐसे डील करते हैं, दैट आर बाउंड्री स्पैनर। द रोल ऑफ बाउंड्री स्पैनर कैन बी राइट विद द काइंड ऑफ जॉब, यानी कि आपकी किस तरीके की जॉब है उसके साथ रोल ऑफ बाउंड्री स्पैनर चेंज हो सकता है। आप किसी होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर अभी हमने एग्जांपल लिया टेलीफोन कंपनी का, तो इस केस में जो बाउंड्री स्पैनर होते हैं, जैसे हम होटल में गए तो रिसेप्शनिस्ट है, वो हमारे क्या है? बाउंड्री स्पैनर है, जो कस्टमर के साथ डील करते हैं। आप जाएंगे, अपना रूम नंबर पूछेंगे, चेक करेंगे, ये सब चीज़ें, तो ये सब क्या है? वो आपको बताते हैं। तो जो रिसेप्शन पे हैं वो कौन है? बाउंड्री स्पैनर। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, यानी कि कितने रूम खाली हैं, किस प्राइस पे खाली हैं, उनको देखते हैं और कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो कुछ केसेस में जो बाउंड्री स्पैनर होते हैं वो लेस स्किल्ड भी हो सकते हैं। जो हमारे एग्जांपल हैं होटल वगैरह के लिए, यहाँ पे लेस स्किल चल सकते हैं क्योंकि हमें एज अ रिसेप्शन पे उन्हें रखना है। बट जैसे अगर आप डॉक्टर, कंसल्टेंट, इनके लिए एज अ बाउंड्री स्पैनर हो तो उनकी जो सैलरी होती है वो भी हाई होती है, एज वेल एज उनकी स्किल भी हाई होती है। तो पहला रोल एम्प्लॉयज़ का क्या है? एज अ बाउंड्री स्पैनर रोल करना, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कनेक्ट करना इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सेकेंड रोल इज इमोशनल लेबर। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर वर्क एज इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि लेबर जो एम्प्लॉयज़ हैं, और इमोशनल मीन्स हु वैल्यू इमोशंस, जिसको अपने इमोशंस को वैल्यू करना पड़ेगा, जिसको अपने इमोशंस को मोल्ड करना पड़ेगा फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कस्टमर।
द टर्म डिनोट दैट लेबर दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल और मेंटल स्किल नीडेड टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज। कि अगर आप अपनी सिर्फ मेंटल और फिजिकल स्किल से आगे जाते हो तभी आप बेटर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। नो डाउट अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगी, बट आप खुद एज्यूम करो आप किसी बैंक में गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए जहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर उन्हें जॉब मिली हुई है तो वो नॉलेजेबल पर्सन है, और एक पर्सन है जिसको काफ़ी नॉलेज है, उसे देख के ही आपको पता चल रहा है कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि नॉलेज तो इन्हें है, बट उनका बोलने का तरीका बहुत हार्श है, बहुत रूड है, इतना एटीट्यूड शो करके आपको बोल रहे हैं, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन से हैप्पी रहोगे या सेटिस्फाई रहोगे? नहीं। तो एक लेबर को नॉलेजेबल, गुड लुकिंग होने के साथ साथ, गुड लुकिंग इन द सेंस हु इज़ मेंटेन वेल ड्रेस्ड, तो उसके साथ साथ आपको इमोशनल होना भी ज़रूरी है, आपको कस्टमर्स के इमोशंस की वैल्यू करना ज़रूरी है और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना ज़रूरी है। तो सेकंड रोल होता है उसे एज अ इमोशनल लेबर वर्क करना। इट मीन्स डिलीवरिंग स्माइल्स, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, कि आपका मूड चाहे जैसा भी है, ऐसा भी होता है कि आप जैसे किसी होटल में जा रहे हो तो उनका जो भी मूड है एम्प्लॉयज़ का वो अच्छा ना भी हो, फिर भी उन्हें कस्टमर के साथ अच्छा ही बिहेव करना होता है, बिकॉज आपका मूड ख़राब है, इसके लिए आप कस्टमर का मूड ख़राब नहीं कर सकते, तो आपको अपने उनको मैनेज करना होता है इमोशंस को और मोल्ड करना पड़ता है। इट मीन्स डिलीवरिंग स्माइल्स, making eye contact, showing sincere interest and engaging in a friendly conversation with the people who are essentially strangers and who may or may not ever be seen again। कि ऐसा भी हो सकता है कि आज जो आपकी शॉप पे आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा है, क्या पता दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट में जो भी एयर होस्टेस होते हैं वो आपसे वर्क काम कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? उन्हें तो नहीं पता कि आप दोबारा मिलोगे या नहीं, बट दैट इज़ देयर ड्यूटी एज अ रोल ऑफ इमोशनल लेबर। नाउ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट के सोर्स हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक तरीके का इंटरेस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़ा हो जाना, जिसके बीच में उनके इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो रहे हैं। तो किस किस रीज़न से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ पर्सन वर्सेस रोल कन्फ्लिक्ट, कि आप एज अ पर्सन वैसे नहीं हो जैसा रोल आपको परफॉर्म करना है। जैसे आप लॉयर बन गए बट वैसे आप काफ़ी फ्लैम्बोयेंट स्टाइलिश पर्सन हो, लेकिन आप लॉयर बने हो तो आपको बस वो ब्लैक कोट पहनना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि ये जो मुझे रोल प्ले करना है दैट इज़ नॉट अलाइंगिंग विद माई पर्सनैलिटी एज अ पर्सन व्हाट आई एम। तो जब आपका पर्सन और रोल मैच नहीं करता, वो भी क्या लेके आता है? पर्सन एंड रोल कन्फ्लिक्ट लेके आता है। देन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस क्लाइंट कन्फ्लिक्ट। कभी आपको लगता है कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि कस्टमर जो डिमांड कर रहे हैं ना, कस्टमर उस पॉइंट पे सही है, बट ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बना रखी हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उस टाइम पे आप कस्टमर के फेवर में जाओ या ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करो, वो भी एक इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करता है, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉय के माइंड में। तो सेकेंड कन्फ्लिक्ट किस वजह से हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज क्लाइंट की। देन इंटर क्लाइंट कन्फ्लिक्ट। इंटर क्लाइंट कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? दो कस्टमर के बीच में कन्फ्लिक्ट। वो क्यों होता है? अब आप किसी एक डॉक्टर के पास गए, आपके बाद पूरी लाइन लगी हुई है जिनको चेकअप कराना है, तो आप अंदर गए, आप अगर 20 मिनट ले रहा है डॉक्टर, आप पे 25-30 मिनट स्पेंड कर रहा है, तो आपको पर्सनली हैप्पी होगा कि आप पर्सनली खुश होगे कि अच्छे से डॉक्टर चेक कर रहा है, सारी चीज़ें पूछ रहा है, बट सिमिलरली आपकी हैप्पीनेस जो बाहर वेट कर रहे हैं उनके लिए सैडनेस बन जाती है। वो सोचते हैं कि इतना टाइम हो गया, फिर वो एंगर शो करते हैं कि इतना टाइम हो गया, एक पे लगा रहे हैं, हमारा नंबर कब आएगा। तो वो कन्फ्लिक्ट क्या है? इंटर क्लाइंट कन्फ्लिक्ट। देन क्वालिटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी कन्फ्लिक्ट क्या है कि आप नंबर पे ध्यान दो या फिर क्वालिटी पे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक जो डॉक्टर है वो क्या सोचे कि हर एक जो भी मेरे पास आ रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है या फिर जो भी मेरे पास चेकअप कराने आ रहे हैं, उसको मैं एक को ही इतने अच्छे से देखूं, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करूं कि हर एक पे 30-30 मिनट लगाऊं, उसकी सारी चीज़ें पूछूं, या फिर बाहर इतने बैठे हैं सबको इकट्ठा, मतलब सबको करना है तो जल्दी जल्दी 5-5 मिनट में ख़त्म करूँ। तो प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को मैं देख पाऊँ, या फिर क्वालिटी पे ध्यान दूँ कि एक को देखूँ बेशक बट उसकी सारी प्रॉब्लम मुझे पता हो जाए, उसको मैं बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजूँ। इसके बीच में भी क्या होता है? कन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं। नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉय अच्छा रोल परफॉर्म करें, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? तो 4 मेजर स्ट्रैटेजी होती हैं। हायर द राइट एम्प्लॉय, डेवलप पीपल, प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट सिस्टम एंड रिटेन द बेस्ट
पीपल। अब इसके अंदर सब स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे हायर द राइट पीपल का मतलब क्या है, आप अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे ही हायर करोगे, मीन्स जब आपने इंटरव्यू लिया, आपने देख लिया कि वो नॉलेजेबल भी हैं, वो इमोशंस की वैल्यू भी करते हैं, किस तरीके से आपको जिस जिस फील्ड के चाहिए, जिस स्किल के चाहिए, उनके अंदर वो सारी हैं। तो अगर आप राइट पर्सन को हायर करोगे तो ऑब्वियसली वो राइट जॉब परफॉर्म करेगा। तो आप अगर राइट पर्सन को हायर करते हो तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने रोल को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगी। अब राइट पर्सन को हायर करते हैं, उसके अंदर भी 3 सब स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कम्पीट फॉर द बेस्ट पीपल, कि आप जैसी और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी और उन्हें भी एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे। तो जब आपके सबके बीच में, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे को जॉब चाहिए तो मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, और अगर आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हो, आप स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहेगी, हर कोई चाहेगा कि आप उनके लिए काम करो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को कम्पीट करना चाहिए बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को लेके आने के लिए, ताकि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज डिलीवर की जा सके। हायर फॉर सर्विसेज कॉम्पिटेंसेज एंड सर्विस इंक्लिनेशन, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करो जो सर्विस में एक्चुअल में वर्क भी करना चाहते हो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और जो गुड्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। टेंजिबल के साथ डील करना और इंटेंजिबल के साथ डील करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सर्विसेज के अंदर इमोशंस की काफ़ी वैल्यू होती है, किस तरीके से आप डील कर रहे हो, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो सर्विस के अंदर काम करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो जिनके पास कंपिटेंसी है, स्किल है, और वो सच में स्किल्स मीन्स अपनी सर्विसेज के अंदर काम करना चाहते हैं, उनको ही क्या करना चाहिए, हायर करना चाहिए। एंड बी द प्रेफर्ड एम्प्लॉयर, ऐसे एम्प्लॉयर बनो कि जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कैंडिडेट आना चाहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट को आप क्या कर सकोगे, अट्रैक्ट कर सकोगे। तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि हायर द राइट पीपल, जिसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, compete करना चाहिए बेस्ट पर्सन के लिए, जिसके अंदर सर्विस का इंक्लिनेशन है, ऐसे को हायर करना चाहिए। एंड थर्ड इज बी द प्रेफर्ड एम्प्लॉयर। नाउ सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है कि जो आपने कैंडिडेट लेके आए हो, जो आपने हायर किए हैं, उनको और डेवलप करो, उनके अंदर और स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ को एनहांस करो। तो वो आप कैसे कर सकते हो, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, सो दैट उनकी KSA को डेवलप किया जा सके, नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को एम्पावर करके। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर का मतलब क्या है, उन्हें कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करना, कुछ पावर प्रोवाइड करना कि कुछ डिसीजंस वो खुद भी ले सकते हैं। क्योंकि हर बार आपसे बॉस से पूछ के डिसीजन लेने में टाइम भी कंज्यूम होता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना मीन्स जाके पूछे और फिर कस्टमर को सर्व करे। कस्टमर को इंस्टेंट सर्व करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हें एम्पावर करना चाहिए ताकि वो बेटर सर्विसेज दे सके, और टीम वर्क में वर्क करना चाहिए। टीम वर्क में करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई गलती भी हो रही है ना, और आप टीम वर्क में हो, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि मुझे बैक करने के लिए पीछे पीपल हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, इंडिविजुअली मुझे कोई ऐसे ब्लेम नहीं करेगा। सो टीम वर्क को सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड इज प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट सिस्टम, जो भी एम्प्लॉयज़ को इक्विपमेंट, फैसिलिटी, कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारे सपोर्ट सिस्टम, नीडेड चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल करनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ क्या कर सकें, इफेक्टिवली अपने रोल्स को परफॉर्म कर सकें। इसके अंदर क्या आता है कि आप मेज़र करो इंटरनल सर्विस क्वालिटी, कि इंटरनली सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही, इंटरनल सर्विसेज की आपकी कैसी क्वालिटी है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसे मेज़र करो। अगर उसके अंदर कोई वीकनेस है तो उसको करेक्ट करके एम्प्लॉय को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। कोई टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट अगर उन्हें चाहिए तो वो उन्हें प्रोवाइड करो, ताकि वो बेटर से बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। डेवलप सर्विस ओरिएंटेड इंटरनल प्रोसेस, कि आपकी जो इंटरनल प्रोसेसिंग है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग है, वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, किसके ऊपर ओरिएंटेड होनी चाहिए, सर्विसेज के ऊपर, कि बेस्ट सर्विस के ऊपर। अगर वो आप खुद सोचो, अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव बना के काम करोगे तो वो उसी की वे पे जाएगा। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही, ओरिएंटेशन ही ये बना लिया कि हम सर्विसेज के ऊपर फोकस्ड हैं, गुड सर्विसेज के ऊपर फोकस्ड हैं, तो ऑब्वियसली जो सर्विसेज आप परफॉर्म करोगे दैट आर क्वालिटेटिव, तो आप अच्छी सर्विसेज परफॉर्म कर पाओगे। एंड लास्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या है, रिटेन दी बेस्ट पीपल, कि जिन्हें आपने हायर किया, ट्रेन किया, जो उनकी ज़रूरतें थी वो प्रोवाइड की, अब उन लोगों को रिटेन भी करो। आपने क्या किया, रिक्रूट किया अच्छे एम्प्लॉय को, उसे ट्रेनिंग वगैरह दी, उसकी इंप्रूव हो गया वो, और अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, तो मीन्स आपने जितने भी एफर्ट्स डाले वो सब वेस्ट हो गए। तो इसलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, रिटेन भी करना पड़ता है बेस्ट एम्प्लॉयज़ को। और वो आप कैसे कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ कस्टमर ट्रीट करना, क्योंकि आपको क्या लगता है, कस्टमर आपको पैसे देंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, तो कस्टमर किंग है। लेकिन एम्प्लॉयज़ जब तक नहीं होंगे तब तक आप कस्टमर को भी सर्व नहीं कर सकोगे। तो एम्प्लॉयज़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितनी आप कस्टमर को दे रहे हो, इसके थ्रू आप रिटेन कर सकते हो।
अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड्स देना, गिफ्ट्स देना, इसके थ्रू आप उन्हें मोटिवेट करके रिटेन कर सकते हो। और एम्प्लॉयज़ को विज़न के अंदर इंक्लूड करना। आप एज्यूम करो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो और आपसे ये बोला जाए कि जो आप काम करोगे वो डायरेक्टली हमारा जो विज़न है यानी कि मेन गोल है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का कितना बड़ा की फैक्टर हैं। तो इनको अगर हम विज़न में इंक्लूड करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं एम्प्लॉयज़ को। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि एम्प्लॉयज़ के रोल क्या होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो मेजर हमारी इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस की। देन हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हमने दो मेजर रोल होते हैं वो डिस्कस किए, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं एम्प्लॉयज़ को एनहांस करने की ताकि वो अपने रोल को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, वो डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे कस्टमर के क्या रोल होते हैं। तो कस्टमर 3 मेजर रोल परफॉर्म करते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट रोल क्या होता है, कस्टमर एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, यानी कि कस्टमर क्या है, एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोडक्टिव रिसोर्स के सेंस में जब हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, हमने पूरी सर्विस मार्केटिंग में इसे काफ़ी बार रिपीट किया है कि जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं तो कस्टमर और जो एम्प्लॉय है वो मिल के काम करते हैं। अगर आपका टीचर जो है वो एज अ एम्प्लॉय है क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टूडेंट क्या है, कस्टमर। टीचर बोलता रहे, स्टूडेंट बिल्कुल ना सुने, कोई अटेंशन पे ना करे, तो चाहे टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हो इसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो सर्विसेज की क्वालिटी ये है, और या फिर इसको बोल सकते हो लैकनेस भी ये है कि इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। तो कस्टमर पहला क्या रोल प्ले करता है, एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। प्रोडक्टिव रिसोर्स मतलब क्योंकि दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो कस्टमर एज अ पार्शियल एम्प्लॉय वर्क करता है कि आधा काम कस्टमर को करना है, आधा काम एम्प्लॉयज़ को करना है। तो एक तरीके से कस्टमर भी हमारा एक तरीके का क्या हुआ, पार्शियल एम्प्लॉय, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम कर रहा है, और अगर पार्शियल एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एज्यूम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आप क्या करते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी तो करते हो, उसमें जो भी गुड्स या सर्विसेज वो बना रहे हैं उनको प्रोड्यूस करते हो और प्रोवाइड करते हो। अब ऑर्गेनाइजेशन भी उसको मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर भी उसके अंदर अगर इन्वॉल्व है तो वो प्योर एम्प्लॉय नहीं है बट पार्शियल एम्प्लॉय है, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको बैंक के रिगार्डिंग नॉलेज है और आप बैंक में जा रहे हो तो आधा काम एम्प्लॉयज़ करते हैं, आधा आपको करना होता है। मीन्स साइन वगैरह करना, किस काउंटर पे जाना, ये आप खुद करते हो, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है ना। तो अगर आपको काम अच्छे से आता होगा तो एक बारी में बैंक काफ़ी, मीन्स आपको पहले से पता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, आप आधा काम खुद कर रहे हो, तो कस्टमर 1 घंटे में बैंक 10 कस्टमर के साथ डील कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें किसी भी कस्टमर को खुद नहीं कुछ नहीं पता, सब बैंक को करना पड़ रहा है। बट अब कस्टमर क्या कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस केस में 1 घंटे में बैंक जो है वो 50 कस्टमर के साथ डील कर पाएगा, क्योंकि आधा काम कस्टमर कर रहे हैं और आधा बैंक वाले कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ना, 10 से 50 पे पहुँच गए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव रिसोर्स है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। Customer participation in service production says a number of issue for organization because customer can influence both quality and quantity of production। लेकिन जब कस्टमर पार्टिसिपेट करते हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो यही कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। अगर आधा काम कस्टमर परफॉर्म कर देंगे तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा कस्टमर्स के साथ डील कर सकेंगे। बट नेगेटिव क्या है, जो ऐसे कस्टमर्स जिनको कुछ नहीं आता, अब आधा काम अगर उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो तो सारा गलत करेंगे, जिसकी वजह से रिपीटेडली हमें सेम काम करना पड़ेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि जिस सर्विस में ये रिक्वायर्ड है कि कस्टमर इन्वॉल्व हो, उन्हीं सर्विसेज में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर ऐसी सर्विसेज हैं जो बिना कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट के इफेक्टिवली परफॉर्म की जा सकती हैं, उन्हें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ही परफॉर्म कर लेना चाहिए। सो फर्स्ट क्या था, एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। सेकेंड इज कस्टमर का जो रोल है, कस्टमर एज अ कंट्रीब्यूटर टू सर्विस क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन के अंदर क्या है, कंट्रीब्यूटर है। जिस तरीके से कस्टमर परफॉर्म करेगा वैसे ही उसे क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी मिलेगी। हम एक स्टूडेंट को लेके चलते हैं, वो क्या है, कस्टमर है, और टीचर क्या है, एम्प्लॉय।
तो जितना अच्छे से स्टूडेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जितना ध्यान से सुनेगा, जितनी अटेंशन वो पे करेगा, उतनी ही बेटर उसे क्वालिटी ऑफ नॉलेज मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा उसे क्या होगी, सेटिस्फेक्शन होगी। तो जितना कस्टमर इन्वॉल्व होंगे उसका सेकंड रोल क्या है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं खुद की क्वालिटी में भी और खुद की सेटिस्फेक्शन में भी। अनदर रोल ऑफ कस्टमर कैन प्ले इन सर्विस डिलीवरी इज टू कंट्रीब्यूट इन ओन सेटिस्फेक्शन, कि खुद की सेटिस्फेक्शन और कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस उसे मिल रही है वो उसके खुद के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो वो ये रोल भी प्ले करता है। जैसे कि आप किसी होटल में गए, आपने देखा आपके रूम का एसी काम नहीं कर रहा, तो एक तो आप ये सोचो कि कोई नहीं, कल तो जाना ही है, क्या ज़रूरी है बताना, तो आप सफ़र करोगे, पूरी रात आपको गर्मी लगेगी तो लगेगी। बट एज अ अवेयर कस्टमर अगर आप क्या कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो कि अगर मुझे कोई दिक्कत है, मैंने यहाँ पैसे पे करके मैं रुके हुए हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या ये पहले से ख़राब था या फिर आपकी सर्विसेज में ये इंक्लूडेड है या नहीं है, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, और है तो आप फिर कंप्लेन करो कि वर्क नहीं कर रहा और उसे ठीक करवाओ। 15-20 मिनट लगे होंगे, उसके बाद वो ठीक हो गया और आप पूरी रात आराम से रह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसी पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की सर्विस आपको मिल रही है और कितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। एंड लास्ट इज कस्टमर इज कंपिटिटर, कि इसका नेक्स्ट रोल क्या होता है, कस्टमर एज अ कंपिटिटर। क्योंकि हमने फर्स्ट रोल में ही क्या किया था, कस्टमर क्या है, एक पार्शियल एम्प्लॉय। पार्शियल एम्प्लॉय यानी कि आधा काम कस्टमर कर देते हैं, आधा काम एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो एक तरीके से आधा एम्प्लॉय का ही तो रोल प्ले कर रहे हैं ना कस्टमर। तो ऐसा हो तो कि कस्टमर खुद ही सारा काम परफॉर्म करने लग जाए, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो फिर कस्टमर क्या बन जाता है, कॉम्पिटिटर बन जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब कस्टमर आधा काम परफॉर्म कर रहा है तब तक तो वो पार्शियल एम्प्लॉय है और एक तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट जैसे ही वो सारा काम खुद करने लग जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉम्पिटिटर। जैसे कि सर्वेंट्स होते हैं, अब अगर आप सर्वेंट्स रख रहे हो, मेड रख रहे हो, तो वो आपके घर का जो काम करते हैं, अगर आप वो काम खुद भी तो कर सकते हो, तो अगर आपने वो काम खुद करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब, या फिर आप ऊबर ओलो इनकी बात करो, ओला की बात करते हो, तो ऊबर है, अगर वो जो कार लेके रहा, आप खुद सोचते हो कि मैं खुद से कार चला लेता हूँ और मैं खुद से चले जाता हूँ, खुद ही जल्दी उठ जाते हैं और खुद सब चीज़ें प्लान कर लेते हैं, तो इसका मतलब अगर आप वो काम खुद करने लग जाओगे तो इनकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही नहीं ना। तो आप खुद इनके लिए क्या बन रहे हो, जो इनके कस्टमर थे वही इनके लिए अब क्या बन गए हैं, कंपटीटर्स बन गए हैं। लेकिन ये किस किस पे डिपेंड करता है कि क्या आपके पास वो एक्सपर्टाइज है कि आप वो काम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी मदर है, या तो वो बाहर भेज सकती है उसे ट्यूशन के लिए, या वो क्या कर सकती है, वो खुद भी एजुकेटेड है, खुद भी कर सकती है। तो जो ट्यूशन टीचर है उसके लिए तो ये क्या बन गई, कंपटीटर, कि पहले तो वो बाहर पढ़ने जाता था, अब मदर ने सोचा कि मैं ही पढ़ा दूंगी, तो इसका मतलब वो उसके लिए कंपटीटर बन गई, उसी के साथ compete कर रही है, उसकी जॉब तो गई और मदर ने खुद करना शुरू कर दिया। बट क्या मदर खुद पढ़ा सकती है, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि क्या उसके पास वो एक्सपर्टाइज है, जो नॉलेज उसे देनी है, जो बच्चे को समझना है, जो चीज़ें पढ़, साइंस मैथ जो भी समझना है, क्या वो मदर को आता है या नहीं। अगर एक्सपर्टाइज है तो आप कंपटीटर होते हो, मीन्स आप वो खुद कर सकते हो। इसके अंदर दो मेजर चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है इंटरनल एक्सचेंज, एक होता है एक्सटर्नल एक्सचेंज। इंटरनल एक्सचेंज यानी कि खुद करना, जैसे कि वो मदर, और एक्सटर्नल एक्सचेंज बाहर, जैसे कोई ट्यूटर से करवाना। तो अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो आप इंटरनल एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि क्या आपके पास उतना, मीन्स रिसोर्सेज का मतलब कि आपको जो स्टूडेंट, अपने जिस बच्चे को पढ़ाना है, क्या उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टाइम है, बुक्स हैं, सब कुछ है। या फिर ऐसा हो कि ट्यूटर के पास एक्स्ट्रा बुक्स थी जिसके थ्रू वो उसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था, बट मदर के पास वो बुक्स नहीं है या फिर वो रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती तो आप एक्सटर्नल के लिए जाते हो, अगर रिसोर्सेज होती हैं तो इंटरनल के लिए। अगर आपके पास टाइम है, बच्चे को पढ़ाने का टाइम है, आपको लगता है कि आप खाली हैं, आप पढ़ा सकते हैं, तो आप इंटरनल एक्सचेंज का यूज़ करते हो, अदरवाइज आप एक्सटर्नल एक्सचेंज का यूज़ करते हो। इकोनॉमिक रिवॉर्ड, कई बार आपको क्या लगता है कि आपने पैसे बचाए हैं, आप खुद किसी चीज़ को रिपेयर कर देते हो, कोई चीज़ टूट जाती है, बाहर से ठीक करवाने के बजाय अगर आपने खुद रिपेयर कर दिया तो आपको लगता है कि आपको ऐसा इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिल रहा है, आपने खुद को एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और आप पैसे भी बचा रहे हो। तो अगर आपके पास इतने इनफ मनी है कि आप बाहर से करवा सको तो आप एक्सटर्नल एक्सचेंज के लिए जाते हो। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है तो आप इंटरनल एक्सचेंज के लिए जाते हो। देन ट्रस्ट एंड कंट्रोल, कि अगर आप एक्सटर्नल वाले पे ट्रस्ट करते हो, अगर आपको ट्यूटर पे ट्रस्ट है कि अगर ये पढ़ाएंगे तो सब कुछ पढ़ा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे और बच्चे के अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अगर आप ट्रस्ट करते हो
तो आप एक्सटर्नल एक्सचेंज के लिए जाते हो, अगर ट्रस्ट नहीं करते तो खुद करना पसंद करते हो। लास्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो उन चीज़ों पे आपका कंट्रोल रहे तो वो आप खुद करोगे, बट आप चाहते हो कि दूसरे भी कर सकते हैं, मेरा कोई खास कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत नहीं है, तो वो एक्सटर्नल एक्सचेंज से भी किया जा सकता है। तो कस्टमर 3 मेजर रोल परफॉर्म करते हैं, एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, कंट्रीब्यूटर इन द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, एंड एज अ कंपिटिटर। अब क्या स्ट्रेटजीज हैं कि कस्टमर के पार्टिसिपेशन को एनहांस किया जाए। हमने डिस्कस की थी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेटजीज भी, अब हम कस्टमर की स्ट्रेटजीज करते हैं। तो पहले क्या है, डिफाइन कस्टमर जॉब, कि कस्टमर को जॉब अच्छे से डिफाइन करनी चाहिए। जब तक कस्टमर को ये पता ही नहीं होगा उसे क्या करना है, वो कैसे करेगा। तो अगर आप चाहते हो कस्टमर अच्छे से इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो पहली स्ट्रेटजी तो यही है कि उन्हें अच्छे से डिफाइन करो कि उन्हें करना क्या है, उसे इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर कर दो कि ये काम है, ये जॉब है जो आपको परफॉर्म करनी है, और कौन सी जॉब है जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करेंगे। सेकेंड इज रिक्रूट, एजुकेट एंड रिवॉर्ड कस्टमर, कि आपके पास कस्टमर बहुत से होते हैं बट हर एक कस्टमर काम नहीं करना चाहता। जैसे हमने बोला ना, डिफाइन कस्टमर जॉब, कि आपने कस्टमर की जॉब को डिफाइन करना है। वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि अगर एक कस्टमर को काम करना आता है तो वो दूसरे की भी हेल्प कर सकता है। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम पार्शियल एम्प्लॉयज़ बना लेंगे उन्हें, वो प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। बट हर एक कस्टमर काम नहीं करना चाहता। कुछ कस्टमर सोचते हैं कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन में आए क्यों हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं ना, सारा काम तो इन्हें करना चाहिए। तो ऐसे ही कस्टमर्स को रिक्रूट करो जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, उन्हें एजुकेट करो कि किस तरीके से करना है, और अगर वो अपने रोल को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी करो, ताकि वो क्या रहें, मोटिवेट रहें। एंड लास्ट इज मैनेज द कस्टमर मिक्स। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके सारे कस्टमर एक जैसे होंगे, सबकी सेम फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, ओपिनियन सबका सेम होगा, ऐसा नहीं होता। कस्टमर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कस्टमर मिक्स को अच्छे से मैनेज करो। स्टूडेंट भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, ओल्ड एज पर्सन भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, या मिडिल एज वाले भी आपके क्या हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट की थिंकिंग, उनका एंजॉय करने का तरीका अलग है, ओल्ड एज पर्सन का अलग है। तो किस तरीके से आपको इनके बीच में मैनेज करना है ताकि एक दूसरे की एंजॉयमेंट हर्ट भी ना हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई रहे। सो इस तरीके से आपको उन्हें मैनेज करना चाहिए। सो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप कस्टमर के पार्टिसिपेशन को एनहांस कर सकते हो। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you and keep supporting.